अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अब जरीना मेरे पास बैठी हुई थी। वो कोई ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं थी कि कोई उस पर मर ही मिटता, लेकिन शक्ल सूरत ऐसी बुरी भी नहीं थी, कबूल सूरत कह लें। अलबत्ता नौजवान थी। मैंने इस वक्त जो तफ्तीश की थी और मुखबिरों से जो रिपोर्टें ली थीं, इनसे मेरे दिमाग में ये ख्याल बैठ गया था कि कत्ल का बाइस यही लड़की है। अब देखना यह था कि कातिल इसका खामिद है या भाई। मैंने बेहतर यही समझा कि उसके साथ सीधी बात की जाए और उसको दबाव में रखा जाए। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि दबाव में किस तरह रखा जाता है और सीधी बात का मतलब क्या होता है। ये तफ्तीश के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो तफ्तीश करने वाला अफसर सही तरह इस्तेमाल करे तो वो कामयाब हो सकता है। मैंने जरीना को कत्ल की रात याद दिलाई और पूछा कि इस शाम उसका खामिद अपने दोस्त रियाज के साथ कहीं गया था। वो बताए कि ये दोनों कहाँ गए थे। जरीना ने बताया कि इस रात मैं अपने माँ बाप के घर में थी, इस वास्ते इसको कुछ पता नहीं कि उसका खामिद घर गया था या कहीं और गया था। देखो जरीना, मैंने कहा, ये सोच लो कि ये थाना है और तुम औरत हो। यहाँ झूठ बोलकर मुझको चक्कर दोगी तो तुम्हें ऐसे चक्कर दिए जाएंगे कि अपनी और अपने पैदा करने वालों की होश खो बैठोगी। मुझसे इज्जत करवानी है तो सच बोलना। तुम्हें खामिद साजे से मिलने से मना करता रहा था। क्यों मना करता था? वहमी आदमी है, जरीना ने जवाब दिया। साजा मेरे भाई का दोस्त है, इस वास्ते हमारे घर आता रहता था। मेरा खामिद शक करता था कि मैं इसको कहीं मिलती हूँ। ये तुमने पहला झूठ बोला है। मैंने कहा, तुम पर मेरी बात का कुछ असर नहीं हुआ? ये बिल्कुल सही है कि साजे के साथ तुम्हारी खुफिया दोस्ती थी। क्या ये अच्छा होगा कि चार बंदे यहाँ आकर तुम्हारे मुंह पर कहें? ज़ाहिरी तौर पर वो ढीठ बनी हुई थी और इनकार ही करती जा रही थी। मैंने यह भी देखा कि इसमें दिलेरी और जुर्रत मौजूद थी, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था कि इसका इनकार बिल्कुल झूठा है। ये तजुर्बे की बात होती है। अगर वो सच्ची होती और मैं उस पर यह बेहुदा इल्ज़ाम लगाता तो वो उछल उछल कर इनकार करती और कहती कि जो कोई मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाता है उसको मेरे सामने लाएं। मुख्तसर ये कि उसका इनकार ढीला ढाला सा था। मैंने हवा में तीर चलाया। तुम चाहती हो कि मैं हसनू को यहाँ बुला लूँ? मैंने कहा, मैं इस औरत को इस वास्ते नहीं बुलाना चाहता कि वो बहुत छोटी ज़ात की गरीब औरत है और तुम ऊंची ज़ात और अमीर घराने की लड़की हो। इससे तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। बेहतर है कि अपनी ज़बान से मान लो। हसनू वो औरत थी जिसके बारे में इस गांव के मुखबिर ने मुझको बताया था और रियाज ने भी कि ये खुफिया पैगाम रसानी करती और खुफिया मुलाकातें कराती है। मैंने जब इसका नाम लिया तो जरीना फ़ौरन मान तो न गई, लेकिन उसके चेहरे पर जो तब्दीली देखी इससे मैं जान गया कि इसका हसनू के साथ राब्ता है। मैंने जरीना को यह भी कहा कि मकतूल के साथ अगर इसकी दरपर्दा दोस्ती थी तो ये कोई जुर्म नहीं। मैं तो साजे के कातिल को पकड़ने के वास्ते इशारे या किसी सुराग की तलाश कर रहा हूँ। फिर उसको ये भी कहा कि कातिल पकड़ा गया तो अदालत में ये बात आएगी कि ये नहीं कि कातिल के जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात किस किस के साथ थे। जरीना का सर झुक गया था और ये बिल्कुल ही चुप हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये था कि इसका इनकार ख़त्म हो चुका था, लेकिन इकरार करते डरती और शर्माती थी। मैं कोई फरिश्ता नहीं था। हर थानेदार को ये तजुर्बा होता है कि मुश्तबा के अंदाज या ज़रा सी एक हरकत से जान लेता है कि अब ये इकबाल जुर्म करने के मूड में आ गया है, लेकिन झिझक रहा है और इसको थोड़ी सी हौसला अफजाई चाहिए। मैंने जरीना की हौसला अफजाई अपनी ज़बान का जादू चलाकर की और कुछ जज्बाती बातें भी की। और अब जरीना ने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सर ऊपर नीचे हिलाकर इकरार कर लिया कि मकतूल के साथ उसके ताल्लुकात थे। मैंने हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया और कहा कि अब वो मुझको ऐसा रास्ता दिखाए कि मैं कातिल को पकड़कर फांसी दिलाऊं। मैंने इसके साथ इस एतराफ़ करवाने के वास्ते जो जज्बाती बातें की थीं वो दरअसल फिल्मी मकालमे थे। मैं बतौर नमूना एक मकालमा पेश करता हूँ। मैंने कहा कि मैं कातिल को तरसा कर तड़पा कर मारूंगा। वो एक इंसान का नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार का कातिल है। बहरहाल हसनू का नाम काम कर गया था। मैंने तो तुक्का चलाया था, लेकिन ये तीर निकला और ठीक निशाने पर जा लगा। अब मैंने जरीना से पूछा कि वो मुझको ठीक ठीक बताए कि कातिल उसका भाई अयूब है या उसका खामिद। मैं ये नहीं बता सकती, जरीना ने कहा। यह न समझें कि मुझको अपने भाई पर शक है तो मैं उसको बचाना चाहती हूँ।
ऐसी बात नहीं, मालूम होता तो मैं फौरन भाई का नाम ले लेती। मेरा भाई अयूब साजे से मेरी दोस्ती की पूरी पूरी कीमत ले रहा था। उसने साजे की एक बहन के साथ दोस्ती लगाई हुई थी। अपने खाविंद की बाबत मुझको यकीन नहीं। यही बता दो, मैंने पूछा। क्या इस रात साजा तुम्हारे घर पहुंचा था? नहीं, उसने जवाब दिया। उसने हमारे घर आना ही नहीं था। लेकिन उसका बाप तो कुछ और कहता है, मैंने कहा। उसने मुझे बताया कि साजा ये बताकर घर से निकला था कि 3-4 दिन अयूब के घर रहेगा। जरीना की शायद मुंह से बिला सोचे निकल गया था कि साजे ने इनके घर आना ही नहीं था। इससे मैं यही समझ सकता था कि जरीना को साजे का प्रोग्राम मालूम था। ये बात जहन में रखकर मैंने जरीना से सवाल और जवाब किए तो उसने असल बात बता दी। असल बात यह थी कि इस रात साजे और जरीना की मुलाकात तय थी, जो हसनू के जरिए तय हुई थी। इनके मिलने की जगह इस जगह के करीब थी जहां से मकतूल की लाश के टुकड़े मिले थे। मुलाकात की जगह जरीना के गांव की तरफ थी। इस रात चांदनी बहुत साफ थी, इतनी साफ कि कुछ दूर से भी चीज़ ठीक नजर आती थी। इस जमाने में लोग, खासकर देहात के लोग, शाम का खाना खाकर फौरन सो जाया करते थे। जरीना सही वक्त तो बता नहीं सकी थी कि वो 8 बजे घर से निकली या 8:30 बजे। बहरहाल वो घर से उस वक्त निकली जब सब गहरी नींद सो गए थे। मुलाकात की जगह पहुंची तो साजा पहले ही वहां मौजूद था। इनकी ये मुलाकात आधे घंटे या इससे कुछ ज़्यादा ही, और जरीना अपने गांव की तरफ तेज तेज चल पड़ी। उसको जल्दी से अपने घर पहुंचना था, इस वास्ते कि पकड़े जाने का खतरा था। वो एक घाटी चढ़ी जो मुलाकात वाली जगह से ज़्यादा दूर नहीं थी। जरीना ने मकतूल को देखने के वास्ते रुककर पीछे देखा। वहां से चेहरे नहीं पहचाने जाते थे। जरीना को वहां अब एक की बजाय 3 आदमी दिखाई दिए। जरीना सिर्फ मकतूल को पहचान सकती थी, इस वास्ते कि अभी अभी इसके पास से आई थी। जरीना ने मुझको सुनाया कि वो करीब एक दरख्त के पीछे हो गई और इन तीनों को देखने लगी। उन्होंने कस्बे का रुख कर लिया। मकतूल दोनों के दरमियान में था। आगे बहुत बड़ी एक ढेरी थी जिसको टीकरी कह लें। तीनों वहां से दाएं तरफ मुड़ गए और जरीना की नजरों से ओझल हो गए। जरीना जरा भी परेशान नहीं हुई। वो परेशान इस सूरत में होती कि मकतूल के साथ पकड़ी जाती। वो इत्मीनान से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। मैंने जरीना से पूछा कि इन दोनों के हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। जरीना कोई ठीक जवाब न दे सकी। उसने एक तो तवज्जो न दी और दूसरी बात यह थी कि चांदनी में इतनी दूर से ऐसी बारीकियां नजर नहीं आ सकती थीं। मैंने इससे अयूब की बाबत पूछा। उसने बताया कि अयूब को वो घर सोता छोड़कर गई थी और जब वापस आई तो अयूब सोया हुआ था। मैंने जरीना से और भी बहुत सी बातें पूछी, वो तफसील से बताती रही, लेकिन मेरा मसला जहाँ था वहीं रहा। मैंने आखिर उसको घर जाने की इजाज़त दे दी। बाकी सबको, जिनको मैंने थाने में पाबंद रखा हुआ था, थाने में ही रहने दिया और घर चला गया। आधी रात होने को आ गई थी। मैं अगली सुबह जब थाने गया तो सबसे पहला काम ये किया कि एक कांस्टेबल को जरीना के गांव किसी काम के वास्ते भेजा कि हसनू को साथ ले आए। कांस्टेबल चला गया तो मैंने एएसआई को ये काम बताया कि आबिद और रियाज ने जो बयान दिए हैं कि वो दूसरे गांव भैंस के बकाया जात पैसे लेने गए थे और इनका रास्ता जाए वारदात से दूर था। एएसआई दोनों गाँव जाए और इस बयान की तस्दीक करे। मैंने एएसआई को दोनों के बयानात अच्छी तरह सुना दिए। वो जानता था कि ये काम किस तरह करना है। मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। 2-2.5 घंटे बाद कांस्टेबल हसनू को साथ लेकर आ गया। इस औरत की अब मुझको ज़रूरत नहीं रही थी, सिर्फ एक बात दरियाफ्त करनी थी। जरीना ने मुझको बता दिया था कि उसकी मकतूल के साथ मुलाकात का इंतज़ाम हसनू ने करवाया था, यानी ये पैगाम रसानी उसने करके मुलाकात का वक्त एक दूसरे को बताया था। इससे मेरे दिमाग में ये शुबा आ गया कि हो सकता है हसनू ने जरीना के खामिद को बता दिया हो कि आज रात फलां वक्त जरीना और मकतूल फलां जगह इकट्ठे होंगे। खामिद ने अपने दोस्त को साथ लेकर मकतूल को कत्ल कर दिया। मुझको ये सोच भी आई कि खामिद इन दोनों को गांव से दूर वीराने में रात के वक्त इकट्ठा देख लेता तो दोनों को ही कत्ल कर देता। ये फौरी इश्तियाल होता है जो आदमी को सही मायनों में पागल बना दिया करता है। लेकिन दूसरी सोच आ गई जो ये थी कि जरीना के खामिद ने अपने दोस्त को कहा होगा कि जरीना जब वहाँ से चली जाए तो साजे को कत्ल कर दिया जाए। मैंने हसनू जैसी कई औरतें देखी थीं। इस औरत से सच उगलवाना मेरे वास्ते मुश्किल नहीं था। मैंने 2-4 बातें करके उसके पाँव तले से ज़मीन निकाल दी थी। उसने दूसरी सारी बातें बता दी, लेकिन ये बात तस्लीम न की कि उसने जरीना के खामिद को इस मुलाकात की बाबत पहले बता दिया था।
मैं इसकी वजह समझ गया। हसनू तो साजिया और जरीना को जिंदा रखना चाहती थी कि इन दोनों ने उसका बाकायदा वजीफा लगाया हुआ था और इनसे इसको अपने वास्ते और बच्चों के वास्ते कपड़े भी मिल जाया करते थे। मैंने हसनू को जाने की इजाज़त दे दी। एएसआई अपने काम पर रवाना हो गया था। वो शाम से पहले नहीं आ सकता था, इसने दूसरे गांव भी जाना था। मुझको अच्छी तरह याद है कि दिन के 2 बजने वाले थे। 22-23 साल का एक नौजवान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसकी कमीज खून से लाल हो गई थी। इसके साथ 2 आदमी थे। कपड़ों से और डील डोल से अच्छे खानदानों के आदमी लगते थे। एक आदमी इस नौजवान का बाप था और दूसरा बड़ा भाई। इस नौजवान को मैं सिद्दीक लिखूंगा। इनकी रिपोर्ट ये थी कि इसके एक दोस्त ने इस पर चाकू से हमला किया था। इसके कंधे पर चाकू लगा और लोगों ने छुड़ा लिया, वरना हमलावर इसको कत्ल कर देता। मैंने उठकर उसकी कमीज उतरवाई और जख्म देखा जिसमें से खून रिस रहा था। जख्म साफ करवाया और मैंने मुआयना किया। ये कोई लंबा और गहरा जख्म नहीं था, लेकिन ये लोग कातिलाना हमले का पर्चा करवाना चाहते थे। ऐसे जख्मी आमतौर पर यूँ किया करते हैं कि सारे कपड़े खून से लाल करके थाने जाते हैं ताकि थानेदार घबरा जाए और जख्मी को बहुत ही शदीद जख्मी समझे। दूसरे लोग तो यही समझ लेते हैं, लेकिन पुलिस की नज़र कुछ और होती है। पुलिस खून से रंगे हुए कपड़ों से मुतासिर नहीं हुआ करती, बल्कि वो जख्म की पूरी पैमाइश लिखा करती है। मैंने जख्म देखकर सोचा कि यह आम किस्म की लड़ाई झगड़े का केस होगा। जख्मी को मैंने एक कांस्टेबल के साथ फौरन सरकारी अस्पताल भेज दिया और हमलावर का नाम पता मालूम करके इनको थाने तलब कर लिया। पहले हमलावर थाने पहुंचा। मैंने इसको अंदर बिठाकर पूछा कि उसने इस लड़के को चाकू क्यों मारा है। ये मैं पहले बता दूं कि हमलावर की उम्र जख्मी की उम्र जितनी ही थी। हमलावर ने कहा कि जख्मी सिद्दीक इसकी बीवी को तंग करता था और वो गली में से गुजरती तो छेड़खानी करता था। इसने सिद्दीक को मना किया तो वो लड़ने पर उतर आया। हमलावर, जिसका नाम मैं इकबाल लिखूंगा, और ज़्यादा भड़क उठा और उसने चाकू निकाल लिया। सिद्दीक ने गली में पड़ी हुई एक ईंट उठा ली और इकबाल पर हमला करने लगा। तो इकबाल ने इसको चाकू तो मारा, लेकिन दानिस्ता कंधे पर मारा ताकि वो डर जाए। उसका इरादा कत्ल का नहीं था। इतने में 2-4 आदमियों ने इनके दरमियान आकर लड़ाई रोक दी। मैंने इकबाल को बाहर बिठाया और दिल में ये तय कर लिया कि इनका राजीनामा करवा दूंगा। ये कोई ऐसा संगीन मामला नहीं था कि मैं तफ्तीश के चक्कर में पड़ जाता और मुकदमा तैयार करता। इससे ज़्यादा शदीद जख्मी आदमियों के भी सुलह समझौते करा दिए जाते थे। जख्मी सिद्दीक अस्पताल से मरहम पट्टी करा के वापस आ गया। डॉक्टर ने जख्म की जो तफसील लिखी थी, इसके मुताबिक जख्म मामूली था। मैंने इसका बयान लिया तो इसने इकबाल के खिलाफ बहुत बातें की और कहा कि वो इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो इसकी बीवी के साथ छेड़खानी करता है। सिद्दीक ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि वो गली में से गुजर रहा था तो इकबाल ने इस पर हमला कर दिया। मैंने देखा कि सिद्दीक बहुत ही गुस्से में था और मैं उसको सुलह समझौते की नसीहत करता था तो वो नहीं मानता था। मैंने और ज़्यादा बातें की और फिर साफ कह दिया कि मैं ये मुकदमा नहीं लूँगा, और फिर इसको ये भी कहा कि गवाहों ने आकर उसके खिलाफ बयान दे दिया तो फिर मैं इसको इकबाल के साथ ही गिरफ्तार कर लूँगा और दोनों को सज़ाएं दिलवाऊँगा। मैं आपको राज की एक बात बताना चाहता हूँ, सिद्दीक ने कहा। मुझको इजाज़त दें कि मैं ये बात आपके आगे रख दूँ। इस वक्त उसका बाप और भाई मेरे कमरे में मौजूद थे। वो बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे जिनमें ज़्यादातर सच्ची नहीं थी। इनके लड़के को चाकू लगा था, इस वास्ते वो इकबाल को बख्शने पर आमादा नहीं थे। मैंने इन दोनों को बाहर भेज दिया और सिद्दीक को कहा कि वो राज की बात बताए। उसने जब बात मुंह से निकाली तो मेरी ज़हनी हालत कुछ और ही हो गई। अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। साजे को इकबाल ने कत्ल किया है, सिद्दीक ने कहा। मैं इसके साथ, लेकिन मैं कत्ल में शामिल नहीं था। मैं इसके साथ ज़रूर था, लेकिन मैं कत्ल में शामिल नहीं था। सिद्दीक ने जो बयान दिया वो मैं यहाँ मुख्तसर सुनाऊंगा, तफसीली बयान आगे चलकर आएगा। सिद्दीक ने कहा कि इकबाल के साथ उसकी बड़ी ही गहरी दोस्ती है। इसने जब इस दोस्ती को बयान किया तो ये वैसी ही दोस्ती समझे जैसे आबिद और रियाज की थी, जो एक दूसरे की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के वास्ते तैयार रहते थे। सिद्दीक ने बताया कि इकबाल की शादी 20-22 रोज़ पहले हुई है। इकबाल ने सिद्दीक को वलीमे वाले दिन अलग करके बताया कि गुज़िश्ता रात, यानी शादी की पहली रात, इकबाल की बीवी ने कहा कि कुछ दिन गुजरे साजिद ने उसके साथ खेतों में बहुत बुरी तरह दस्त दराजी की थी। बीवी ने इकबाल को कहा कि जब तक तुम मेरी बेइज्जती का इंतकाम नहीं लोगे, मैं तुम्हें अपने ऊपर हराम समझूंगी। इकबाल ने बीवी के साथ वादा किया कि वो इंतकाम लेकर ही उसको अपनी बीवी समझेगा।
میں نے پہلے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیرت مند سمجھتے تھے کہ ذرا سی بات پر خون خرابہ کر ڈالتے اور قتل کو تو معمولی سی واردات سمجھتے تھے۔ اقبال نے جب یہ بات صدیق کو بتائی تو صدیق نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ موقع دیکھ کر ساجد کو قتل کر دے گا۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس نے اقبال کو منع کیا کہ اتنی شدید اور خطرناک کارروائی نہ کرے ورنہ وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا اور اس کی بیوی اسی نوجوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ اقبال نے صدیق کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ اقبال چاہتا تھا کہ صدیق اس کا ساتھ دے اور وہ ساجد کو قتل کر دے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ جوں دن گزرتے جا رہے تھے وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے باز رکھنے کی کوششیں تیز کرتا جا رہا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ صدیق اقبال کے گھر جاتا اور اس کی بیوی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ صدیق نے اقبال کی بیوی کو بھی کہا کہ وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے روکے، لیکن اقبال نے بیوی کی بات بھی نہ سنی۔ صدیق کے بیان کے مطابق قتل کی رات یوں ہوا کہ اقبال اور وہ شام کے کھانے کے دیر بعد اکٹھے ہوئے اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پہلے بازار گئے اور وہاں ایک دکان سے دودھ پیا۔ وہاں سے چلتے چلتے گپ شپ لگاتے قصبے سے باہر نکل گئے۔ اقبال اس واسطے سیر سپاٹے کے موڈ میں تھا کہ اس کی بیوی 2-3 دنوں کے واسطے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ قصبے کی دوسری طرف جا نکلے جہاں سے کھیت شروع ہوتے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساجد کھیتوں میں اس طرف جا رہا ہے جس طرف اس کے دوست ایوب کا گاؤں تھا۔ اقبال نے صدیق کو کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، میں گھر سے کلہاڑی لے آتا ہوں اور تم بھی کلہاڑی لے آؤ اور ساجد کے پیچھے جا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدیق نے اس کو پھر منع کیا لیکن اقبال نے پھر اس کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ صدیق نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اقبال کو کہا کہ وہ کلہاڑی لے آئے، میرے پاس چاقو ہے۔ اقبال دوڑا گیا اور گھر سے کلہاڑی لے آیا اور دونوں ساجد کے پیچھے چلے گئے۔ صدیق نے راستے میں اقبال کو کہا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اتنا زیادہ ماریں گے پیٹیں گے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اقبال کسی حد تک مان گیا۔ صدیق کھیتوں سے بھی آگے اس بنجر علاقے میں چلا گیا جہاں اس کی لاش کے ٹکڑے دبائے گئے تھے۔ اس سے بھی ذرا آگے جا کر ساجد رک گیا۔ یہ دونوں بھی رک گئے اس واسطے کہ یہ محتاط رہنا چاہتے تھے اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ دونوں ذرا آگے جا کر چھپ گئے اور دیکھتے رہے۔ ایک عورت آئی جو ساجد کے پاس رک گئی اور دونوں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے۔ اقبال ساجد کو اس عورت کے ساتھ ہی پکڑنا چاہتا تھا لیکن صدیق نے روک دیا کہ یہ عورت ان کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ دونوں اٹھے اور ساجد تک پہنچے، اس کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس کا پروگرام مار پٹائی کا تھا لیکن اقبال ذرا پیچھے ہو گیا اور ساجد کی گردن پر کلہاڑی کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی آدھی گردن کٹ گئی۔ صدیق بہت گھبرایا، وہ تو بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اقبال کی دوستی نے اس کو بھاگنے نہ دیا۔ ساجد گرا تو اقبال نے گردن پر ہی کلہاڑی مار کر اس کا سر الگ کر دیا۔ پھر اقبال نے لاش کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیے۔ اقبال نے کہا کہ یہ ٹکڑے دور دور زمین میں دبانے ہیں۔ صدیق نے اپنی زبان میں کہا کہ اس وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے اقبال وہ اقبال ہی نہیں جو اس کا پیارا دوست تھا بلکہ یہ کوئی وحشی درندہ تھا۔ صدیق نے یہ ٹکڑے زمین میں دبائے، میں اقبال کی مدد کرتا رہا۔ انہوں نے گڑھے کلہاڑی سے کھودے لیکن زیادہ گہرے نہ کھودے اس واسطے کہ اتنا وقت نہیں تھا۔ صدیق نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی گہری دوستی میں ایسی لڑائی کیوں ہو گئی کہ اقبال نے اس کو چاقو مارا ہے؟ صدیق نے کہا کہ اقبال قتل تو کر چکا تھا اور اس نے انتقام لے لیا تھا لیکن اس طرح پتہ لگتا تھا جیسے اس کا دماغ یا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہا۔ کسی وقت عجیب اوٹ پٹانگ سی باتیں کرنے لگتا تھا اور کبھی اس طرح جیسے وہ صدیق کو پہچانتا ہی نہیں۔ صدیق اس کے گھر جاتا تھا لیکن اب اقبال نے اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ صدیق نے دوستی قائم رکھنا چاہی لیکن اقبال نے دوستی جاری نہ رکھی۔ پھر بھی صدیق اقبال کے ہاں گیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اقبال گھر پر نہیں تھا۔ صدیق اس کی بیوی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آ گیا۔ اقبال نے اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا، یعنی یہ کہ صدیق اس کی بیوی کے پاس آیا تھا۔ یہ وجہ بنی کہ اقبال نے صدیق پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آخر میں صدیق نے کہا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے کہ قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اعانت جرم میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس کا یہ بیان خاموشی سے سنتا رہا۔ بیان اتنا ہی نہیں تھا جو میں نے یہاں تحریر کیا ہے۔
ये तो बड़ा ही लंबा बयान था जो मैंने पूरी तवज्जो से सुना और इस बात पर ज़्यादा गौर किया कि ये शख्स अपने जुर्म से क्यों पर्दा उठा रहा है। बात यकीनन कुछ और थी। मैंने इसको खिराज तहसीन पेश किया कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन मैं जानता था कि इसकी बैकग्राउंड में ड्रामा कुछ और ही है। सिद्दीक को मैंने एक हेड कांस्टेबल के हवाले कर दिया। वो तो अब हिरासत में था। बाकायदा गिरफ्तारी इकबाल के बयान के बाद करनी थी। इकबाल को बुलाया और कोई फालतू बात किए बगैर कहा कि वो साजे के कत्ल का इकबाली बयान दे दे। ये सुनकर उसकी हालत ऐसी हो गई कि चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया और इस तरह लगता था कि ये बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो संभल गया और साफ इनकार कर दिया। मैंने उसको बताया कि उसका साथी पूरा बयान दे चुका है और बेहतर यह है कि वो भी बयान दे दे, वरना इससे दूसरे तरीके से बयान ले लिया जाएगा। फिर भी वो इनकार पर डटा रहा। मुझको तसल्ली थी कि ये नौजवान सा लड़का ज़्यादा देर पाँव पर खड़ा नहीं रह सकेगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा था। ये तो बड़ी ही लंबी बात है कि मैंने किस तरह उसको बयान देने पर आमादा किया। मैं अभी उसको ये नहीं बता रहा था कि सिद्दीक ने क्या बयान दिया है। इसको शायद शक था कि सिद्दीक ने कोई बयान नहीं दिया और मैं शक पर इसको घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अगर ऐसा सोचा था तो ठीक सोचा था। कोई शक कत्ल जैसे जुर्म का इस तरह इकबाल नहीं करता जिस तरह सिद्दीक ने किया था। बेशक इसने जाहिर ये किया था कि कत्ल में वो शामिल नहीं था, लेकिन लाश के टुकड़े दबाने में शामिल था और ये भी जुर्म था कि उसने ये बात पुलिस से छुपा कर रखी। इकबाल ने ऐसी सूरत पैदा कर दी कि मैंने ज़रूरी समझा कि सिद्दीक के बयान के हिस्से इसको सुना दूं। मैंने कहा कि सिद्दीक ने इसको कत्ल से मना किया था और आखिर इस बात पर आमादा कर लिया था कि साजे को मार पीट कर छोड़ देंगे। फिर सिद्दीक का बयान सुनाते हुए जब मैंने ये कहा कि सिद्दीक कत्ल में शामिल नहीं था तो इकबाल उछल पड़ा। बकवास करता है हरामजादा, इकबाल ने भड़क कर कहा। मैंने कहा था कि साजे को इतना मारे पीटेंगे कि उसकी एक दो हड्डियां टूट जाएं और फिर छोड़ देंगे, लेकिन सिद्दीक ने कहा कि इस तरह हम पकड़े जाएंगे, कत्ल करके फेंक आएंगे। ये बात इकबाल के मुंह से सख्त गुस्से के आलम में निकल गई थी। वो आखिर नौजवान और नादान था। सिद्दीक ने जो बयान दिया था वो भी गुस्से और नौजवानी और नादानी की वजह से दिया था। ये कोई पक्के जुर्म पेशा तो थे नहीं कि थाने में आकर मुहतात रहते। मैं आपको इकबाली बयान इकबाल का सुना रहा हूँ। इकबाल का बयान कुछ यूँ था कि इसकी शादी 20-22 रोज़ पहले हुई थी। पहली ही रात को इसकी दुल्हन ने इसको कहा कि 4-5 महीने गुजरे वो सहेली के घर जा रही थी। दिन का वक्त था। इसको कस्बे से निकलकर खेतों में से गुजरना था और उसके आगे सहेली का घर था। इस वक्त खेतों में बाजरे की फसल खड़ी थी जो बहुत ऊंची थी। इस दौर में लड़के इसी तरह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे जिस तरह आजकल होता है। लड़कियां बेधड़क खेतों में से गुजरती और अक्सर खेतों से आगे निकल जाया करती थीं, लेकिन साजा बहुत ही घटिया आदमी था। इकबाल की बीवी खेतों में से गुजर रही थी कि साजा एकदम उसके सामने आ गया और इस लड़की को रोककर इश्क और मोहब्बत के मकालमे शुरू कर दिए। ये शरीफ घराने की लड़की थी। उसने कुछ कहे बगैर वहां से भागना चाहा तो साजे ने इसका बाजू पकड़ लिया और फसल में घसीटने लगा। लड़की ने मज़ाहमत की और फिर रोई और गालियां भी दी, लेकिन साजा जो अपने आप को शहजादा समझता था उसको फसल में घसीट कर ले गया और उस पर दस्त दराजी की कोशिश करने लगा। लड़की ने साजे की नाक पर बड़ी जोर से मुक्का मारा और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग आई। इस लड़की की कमजोरी ये थी कि बाप बहुत ही शरीफ और मोअज़्ज़ज़ आदमी था और बड़ा भाई एक ही था, बाकी छोटे थे। लड़की जहर का घूंट पीकर चुप हो रही। उसने सोचा यह था कि साजा अमीर और बदमाश खानदान का लड़का है जो लड़की के बाप और भाई को नुकसान पहुंचा सकता है और फिर बेइज्जती अलग होगी। लड़की ने जबान तो बंद रखी, लेकिन साजे की इस हरकत को भूल सकी न बर्दाश्त कर सकी। यही सोचती रहती थी कि इससे इंतकाम किस तरह लिया जाए। इसकी शादी हुई तो इसने इकबाल के साथ ये बात की और कहा कि वो साजे से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहती है और इस मामले में वो बहुत ही बेताब है। इकबाल ने जज्बात में आकर वादा किया कि वो इंतकाम लेकर दिखाएगा। लड़की एक तो इकबाल की बीवी थी और दूसरी बात ये कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते थे और शादी हो गई थी और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जज्बाती थे। लड़की ने इकबाल को यहाँ तक कह दिया कि वो इस वक्त उसको खामिद तस्लीम करेगी जब वो साजे से इंतकाम लेगा। ऐसे ही जज्बाती अल्फाज इकबाल ने भी कह दिए। इकबाल ने सिद्दीक के साथ बात की। मैंने पहले बताया कि इकबाल और सिद्दीक की बड़ी गहरी दोस्ती थी। इनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। सिद्दीक भी बहुत ज़्यादा जज्बाती लड़का था। उसने कहा कि साजे को कत्ल ही कर देते हैं।
इस इलाके में कत्ल तो कोई जुर्म समझा ही नहीं जाता था। ये गैरतमंदी की इंतहा थी और ये लोग दोस्ती में भी इतने पक्के थे कि एक दूसरे पर अपनी जानें कुर्बान करते थे। ये कोई अजीब वाकया नहीं था। फिर वैसे ही हुआ जैसे सिद्दीक ने मुझको सुनाया था कि कत्ल की रात वो बाहर घूम फिर रहे थे कि इनको साजिद जाता हुआ नजर आया। इस वक्त इकबाल ने कहा कि वो कुल्हाड़ी ले आता है लेकिन इसका कत्ल नहीं करेंगे बल्कि मार पीट कर छोड़ देंगे। लेकिन सिद्दीक ने कहा कि ये देखी जाएगी, तुम कुल्हाड़ी तो ले आओ। इस दिन इकबाल की बीवी अपने माँ बाप के घर थी। इकबाल घर से कुल्हाड़ी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि सिद्दीक के हाथ में चारा कुतरने वाला टोका था। उन्होंने घर में भैंस रखी हुई थी जिसके लिए वो चारा कुतरा करते थे। सिद्दीक सिर्फ दोस्ती का हक अदा नहीं कर रहा था बल्कि उसके दिल में भी साजिद की दुश्मनी और नफरत भरी हुई थी। 3-4 महीने पहले इसकी किसी बात पर साजिद के साथ लड़ाई हो गई थी और साजिद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सिद्दीक को मारा पीटा था। आगे वैसा ही हुआ जैसे सिद्दीक ने सुनाया था। जरीना और साजिद की मुलाकात हुई। इकबाल और सिद्दीक को मालूम नहीं था कि वो औरत कौन है। वो चली गई और साजिद वापस घर को चल पड़ा। इकबाल और सिद्दीक ने उसको रोक लिया और इकबाल ने कहा कि वो आज अपनी बीवी की बेइज्जती का इंतकाम लेगा। सिद्दीक ने अपनी दुश्मनी बताई। साजिद ने देखा कि एक के पास कुल्हाड़ी और दूसरे के पास टोका है तो उसने माफिया मांगनी शुरू कर दी। इकबाल ने पीछे होकर साजिद की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। साजिद गिरने से पहले घूमा तो सिद्दीक ने उसकी गर्दन पर ही टोका मारा। साजिद गिरा तो इकबाल ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर गर्दन बिल्कुल ही काट डाली। इन दोनों कातिलों ने यह फैसला किया कि इस लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर दबा दिए जाएं। इनके दिमागों को खून चढ़ा हुआ था। ये एक तरह का पागलपन होता है। दोनों ने मिलकर लाश की टांगें काटी, फिर बाजू काटे और इस तरह टुकड़े करके कुल्हाड़ी से जमीन खोद खोद कर मुख्तलिफ जगह दबाते गए और उनको तसल्ली हो गई कि अब वो पकड़े नहीं जाएंगे। दोनों बड़े इत्मीनान से अपने अपने घर चले गए। इन कमअक्ल नौजवानों को मालूम नहीं था कि किसी इंसान का खून कोई पेशावर कातिल भी हजम नहीं कर सकता। सिद्दीक ने गुस्से की हालत में ये राज फाश कर दिया था, लेकिन असल बात यह थी कि इसका ज़मीर इंसानी खून को बर्दाश्त नहीं कर सका था और इस बहाने उसने ये राज उगल दिया। इकबाल को मैंने तैयार कर लिया था कि वो मजिस्ट्रेट को अपना ये बयान कलमबंद करा दे। इसकी हौसला अफजाई और तसल्ली की खातिर मैंने वादा किया था कि इसको बरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा या कम से कम सज़ा दिलवाऊँगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। शायद आप भी सोचते होंगे कि इकबाल और सिद्दीक की दोस्ती इतनी गहरी थी तो फिर वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। मैं खुद इकबाल के बयान के दौरान में ये बात सोचता रहा था। इकबाल के वास्ते ये बात बिल्कुल मामूली थी कि सिद्दीक इसकी गैर हाजिरी में इसके घर गया था। वो तो जाता ही रहता था। फिर बात चाकूजनी तक कैसे पहुंच गई। असल वाकया ये हुआ था कि कत्ल के फौरन बाद और इन 4-5 दिनों में ही सिद्दीक ने इकबाल की बीवी को इसी रात बता दिया था कि इसने और सिद्दीक ने साजिद को कत्ल कर दिया है। इकबाल की बीवी कुछ परेशान हो गई थी कि वो पकड़े जाएंगे। इकबाल ने उसको इत्मीनान दिलाया कि उनका खुरा खोज बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिद्दीक को मालूम था कि इकबाल किस वक्त घर नहीं होता। इकबाल की बीवी को उसने अच्छी तरह देखा था। भोली भाली और अच्छी खूबसूरत लड़की थी। सिद्दीक की नीयत खराब हो गई और उसने लड़की को कहा कि वो किसी भी वक्त इकबाल को फांसी की सज़ा या उम्र कैद दिलवा सकता है। उसने लड़की को ये बताया कि वो खुद कत्ल में शामिल नहीं था। लड़की बहुत घबराई और सिद्दीक की मिन्नतें करने लगी। आप जानते हैं कि सिद्दीक ने इससे क्या मुतालबा किया होगा, लेकिन आपने इस कहानी से महसूस किया होगा कि लड़की गैरत वाली थी और इस वास्ते उसने सिद्दीक का मुतालबा पूरा ना किया। सिद्दीक अगले रोज़ भी इकबाल की गैर हाजिरी में उसके घर जा पहुंचा और फिर उसकी बीवी को ब्लैकमेल करने लगा। इस लड़की ने इसको कहा कि वो जितनी रकम मांगेगा वो दे देगी, लेकिन वो अपनी इज्जत नहीं देगी। सिद्दीक ने ढीठपन जारी रखा और लड़की को बहुत परेशान करता रहा। लड़की ने अभी इकबाल को नहीं बताया था। आखिर एक रोज़ सिद्दीक ने लड़की पर इसी तरह दस्तदराजी की जिस तरह मकतूल ने की थी। लड़की ने सिद्दीक को कहा कि वो शोर मचाकर सारा महल्ला इकट्ठा कर लेगी। इस धमकी ने अच्छा काम किया और सिद्दीक इसको धमकी देकर घर से निकल गया। सिद्दीक के जाने के कुछ ही देर बाद इकबाल आ गया और अपनी बीवी को परेशान हालत में देखा और उसकी आंखें कुछ सुर्ख देखीं। इकबाल ने पूछा कि क्या हुआ है। उसकी बीवी ने उसको सारी बात बताई और सिद्दीक की ब्लैकमेलिंग की कहानी सुना दी। इकबाल के खून में ऐसा उबाल आया कि उसका दिमाग फिर गया।
اس نے بیوی کو بغیر بتائے چاقو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے چونکہ ہونا تھا، اسی واسطے صدیق اس کو گلی میں ہی مل گیا۔ اقبال نے صدیق کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے۔ اس سے ان کی تش کلامی ہوئی اور وہ دو تین آدمی رک گئے گلی میں۔ اقبال نے صدیق کو چاقو مارا جو کہ اس کے کندھے پر لگا۔ اگر کچھ لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو اقبال صدیق کو قتل ہی کر ڈالتا۔ میں بتا رہا تھا کہ اقبال مجسٹریٹ کو بیان دینے پہ تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو حوالات میں بند کر دیا اور صدیق کو بلایا۔ اس کو کہا کہ اس نے پہلے جو بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے اور اب وہ صحیح بیان دے دے۔ یہ بھی بتایا کہ اقبال نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صدیق کچھ تڑپا اور انکار کیا، لیکن میں نے اس کو پولیس والا تھوڑا سا دوسرا ہاتھ دکھایا، پھر اس کو اقبال کے بیان کے ایک دو حصے سنائے اور میں نے اس کو گالیاں دے کر کہا کہ اتنی گہری دوستی میں وہ ایک دوست کی بیوی کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ بہرحال تھوڑے سے تشدد سے وہ اقبالی بیان پر آ گیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے مقدمہ بڑی ہی محنت سے تیار کیا، خالی خانے بڑی خوش اسلوبی سے پر کیے اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ دونوں نے اپیلیں کیں جو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے دونوں کی سزائیں بحال رکھیں۔